नमस्ते भारत, आप देख रहे हैं WH न्यूज़ और IBM TV9। मैं विजय खौसे। आज हम ऐसे एक विशेष व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं जिन्होंने नागपुर की इमामवाड़ा झोपड़पट्टी की लड़ाई निरंतर लड़ी है और भी ये लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। हाल ही में रेलवे प्रशासन ने इमामवाड़ा क्षेत्र के सैकड़ों लोगों को एक नोटिस जारी किया और ये बस्ती पर वो रेलवे प्रशासन दावा कर रहा है। क्या मामला है उनसे हम जानेंगे। मेरे साथ में है एक संस्था के अध्यक्ष है दिगंबर जी बागड़े, उनसे हम जानेंगे कि ये क्या मामला है। सर, आपका हमारे IBM TV9 और WH न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद। क्या बताएंगे ये झुग्गी योग का जो मामला चल रहा है, रेलवे प्रशासन ने नोटिस जारी की है, क्या विषय है ये? विषय बड़ा गंभीर है और ये जो रेलवे प्रशासन ने नोटिस भेजी है ये अन्यायकारक है। अन्यायकारक मैं इसलिए कहूँगा कि अभी अपने देश में नियमित, अनियमित और बुलडोज़र इसकी लड़ाई छिड़ी है। तो इस पे मैं थोड़ा सा पहले प्रकाश डालना चाहूँगा। आपने देखा होगा आज़ादी के बाद हमारी आज़ादी की सिर्फ राजनीतिक आज़ादी की लड़ाई नहीं थी और उस आज़ादी की लड़ाई में सभी को आश्वासन दिया गया था, वो महिला रहे, पीड़ित रहे, दलित रहे, शोषित रहे, इन सबको न्याय मिलेगा। इस आश्वासन के साथ में ये आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी जो 1800 में शुरू हुई थी और पूरे दुनिया में, अपने देश में नहीं पूरी दुनिया में ये लड़ाई छिड़ी थी। बड़ी लड़ाई चली और उन आश्वासनों को पूरा करने में बाबा साहब का जो योगदान था, जिसमें संविधान लिखा, वो जो गारंटीज़ दी थी कि सभी को न्याय मिलेगा और उस न्याय के साथ में दलित, शोषित, पीड़ित, महिला, दुर्लक्षित लोग, उनको सबको न्याय मिलेगा, उसका प्रावधान अपने संविधान में किया गया। तो मैं जो इस संक्षेप में ये बात कहना चाहता हूँ कि हमें जो सिविलाइजेशन के लिए अभी हमको पाठ पढ़ाया जा रहा है, ये बुलडोजर के नाम पर, ये सिविलाइजेशन आज के आज डेवलप करना चाहते हैं क्या एक दिन के, एक रात के अंदर में? ये सिविलाइजेशन, जो मनुष्य का जो सिविलाइजेशन हुआ है, हजारों लोग शहरों की तरफ आए, पलायन हुआ, अपने अपनी रोजी रोटी के लिए लोग दर दर भटके और जो व्यवस्था के द्वारा ढकेले गए लोग हैं वो लोग आज इस परिस्थितियों में रह रहे हैं और उनको आज दुय्यम दर्जे के नागरिक की तरह देखा जा रहा है। ये अन्यायकारक है। ये शासन की जो दृष्टि हम पे जो पड़ रही है ये अन्यायकारक है। रहा वैध अवैध का सवाल, मैं कहूँगा कि इसमें अवैध चीज़ों के ऊपर में प्रतिबंध रहना चाहिए, लेकिन उसमें मनुष्यता का अंश तो होना चाहिए। ये बताइए, जो इमामवाड़े का जो झुग्गियों का मामला है, इसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। मैं यही कहना चाहूँगा कि जो मैंने संक्षिप्त में आपसे अभी कहा है वो इसी का पूर्व इतिहास है। तकरीबन 40 साल पहले यहाँ पर अपने आसपास के अपने ग्रामीण इलाकों से लोग यहाँ पर आए, बसे, यहाँ पे रोजी रोटी का संसाधन का साधन ढूंढा। मेडिकल जब बना तो मेडिकल में यहाँ के लोग मजदूरों ने काम किया। यहाँ पे अपना जो मॉडल मिल थी वहाँ पर उन लोगों ने काम किया और कुछ समय के बाद में 50 साल हो गए उस चीज़ को कि ये मॉडल मिल बंद हो गई। मॉडल मिल बंद होने के बाद में इसका उपयोग खत्म हो गया, उसका उपयोग खत्म हो गया तो यहाँ पे झुग्गी झोपड़ियाँ बढ़ी और अपने अपने रोजगार, जो दूसरे पर्याय जो रोजगार बंद हो गए उसके पर्याय रोजगार ढूंढ के लोगों ने अपनी अपनी उपजीविका चला रहे। अपूरे संसाधन है, अधूरी उनकी आमदनी के साधन है। उस आमदनी के साधन में जिस तरीके से वो रह सकते हैं वैसे वैसे अपना विकास करने के लिए इन लोगों ने प्रयत्न किया है, सभी लोगों ने। और सिर्फ इमामवाड़े की बात नहीं, पूरे भारत की बात है। ये इतिहास लोगों का योगदान भी रहा है, मॉडल में योगदान भी रहा है, बाकी चीज़ों का भी योगदान रहा है। इन लोगों ने शहरों को गढ़ा है, तो इन लोगों को हम लोग निगलेक्ट नहीं कर सकते आज, मानवता की दृष्टि से भी और न्यायिक दृष्टि से भी। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा प्रकाश डालना चाहूँगा मैं कि इसके पहले हमें 2006 में नोटिस आए थे, महानगर पालिका ने नोटिस भेजे थे और उन्होंने कहा था कि आप यहाँ से नारा नारी चले जाओ। हमने उस नोटिस को चैलेंज किया हाई कोर्ट में और अपनी बात रखी, हमने अपनी दलीलें रखी कि हमारे रोज़गार के संसाधन, हमारा रोज़गार यहाँ से चलता है। अगर आपको एक व्यक्ति को किसी जगह बसा देना एक अलग बात है, लेकिन उसके उपजीविका के साधन आप कहाँ से देंगे उसको? तो ये इस दलील को हाई कोर्ट ने मानते हुए हमें ये कहा गया कि आप इस ज़मीन के अगर जो शासकीय नियमानुसार जो भी उसकी रकम बनती है आप अगर भरने के लिए तैयार है
तो उसका कलेक्टर को आप ये दे दीजिए, विलिंगनेस दीजिए, एफिडेविट जिसको बोलते हैं, प्रतिज्ञा पत्र हम लोगों ने दिए, सादर किए। उन्होंने जो विहित तारीख दी थी उस तारीख के अंदर में हमने सादर क्या किया। आदेश आया था कोर्ट का उस समय? कोर्ट ने बोला था, राज्य शासन को बोला था कि ये ज़मीन अगर ये लोग देने को, इसकी कॉस्ट देने को तैयार है, तो इनको आप ये ज़मीन आप रेगुलराइज करिए। और हमारी लड़ाई मात्र रेगुलराइज होने की है, हमको अवैध रहने में कोई रुचि नहीं है। हमारी कोई रुचि नहीं अवैध रहने में। हमारा जब से लड़ाई चल रही है, वैसे तो यहाँ के लोग अभी भी टैक्स महानगर पालिका को पे करते हैं ना, पानी का टैक्स है, बिजली का टैक्स है, बिजली का बिल देते हैं, बाकी सारी सुविधाओं के टैक्स दे देते हैं, सारे नल जल पल सबके कर देते हैं हम लोग, उसका कोई विषय नहीं। सवाल है ज़मीन का। तो ज़मीन रेगुलराइज करने के लिए तो हमारी खुद की लड़ाई है कि हमको रेगुलर करो करके। वो तो हमारी मांग है। हमारी मांग है, हमारी मांग होती है, करते आई है। और हमारी जो लड़ाई, हमारे 2006 का जो रिजल्ट था, मतलब 2009 में हमको रिजल्ट लगा, और हाईकोर्ट के बीपी धर्माधिकारी साहब थे और FM रईस साहब थे। उन्होंने हमारे फेवर में इस केस को देते हुए कहा कि इनको ये इनकी ज़मीन की मेजरमेंट करवा के क्वांटम कॉस्ट निकाल के इनको आप डिमांड दो, ये आपके पैसे भरेंगे, इनको पट्टे दे दो। सिंपल सी चीज़ है। तो कोर्ट के आदेश के बावजूद भी राज्य सरकार ने ये रेगुलाइज नहीं किया। हाँ, नहीं, वो कैसा है कि वो प्रक्रिया लंबी चली, उसके बहुत सारे कारण थे, बीच में चुनाव आए, अमुक आए, तमुक आए। उसके बाद में एक वो प्रक्रिया चली, कलेक्टर ने उसका संज्ञान लिया, हमें मेजरमेंट के ऑर्डर दिए, हमने मेजरमेंट के पैसे भरे, 1,12,000 रुपये हमने उसकी फ़ीस भरी, इसका मेजरमेंट करवाया गया। उसके बाद में अपना इसका पट्टे वाटप की कार्रवाई होने के लिए फिर मुख्यमंत्री ने हस्तक्षेप किया। मुख्यमंत्री ने कुछ पुराने कानून थे वो बदल। कौन मुख्यमंत्री थे उस वक्त? उस समय देवेंद्र साहब फडणवीस थे। उन्होंने कुछ जो पुराने GR थे उसको रद्द किया, नए GR लागू किए। उन्होंने पट्टे वाटप की प्रक्रिया शुरू की, और ये प्रक्रिया आते आते 14 से आते आते ये 2018 तक की प्रक्रिया थी। 18 के प्रक्रिया में हुआ ये कि रेलवे प्रशासन उस समय हमको मतलब बीच में आया कि ये ज़मीन हमारी है। ये तो रेलवे प्रशासन की ज़मीन है, यहाँ से एक लाइन भी गई है, और रेलवे प्रशासन की ज़मीन होने के बाद में वो तो नोटिस तो जारी करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। 2018 में एक पठान मैडम है, अपने आशा पठान मैडम है, जो मुख्यमंत्री की उस समय में सचिव थी यहाँ पे, और विशेष कार्य अधिकारी थी। तो उनके साथ में हम लोगों की बैठक हुई, जिसमें रेलवे प्रशासन के अधिकारी भी शामिल थे, नगर रचना के भी थे, नगर भूमापन के भी थे, NIT के भी थे, महानगर पालिका के थे, जितने भी इससे रिलेटेड पट्टे वाटप से जितने भी रिलेटेड लोग थे। और पट्टे वाटप करने का मुख्य अधिभार उनके ऊपर में था, विशेष कार्य अधिकारी के ऊपर में। तो उनकी मीटिंग में मैंने उनको कन्विंस किया और उनको बाय डॉक्यूमेंट सारी चीज़ें समझाई कि मैडम, यह ज़मीन जो है वो नजुल सरकार की है, आपकी राज्य शासन की ज़मीन है, इसमें इसका रेलवे का इंटरफेयर बनता नहीं है। नहीं, ये नजुल की ज़मीन है, क्या दस्तावेज है आपके पास? मेरे पास में ये 7/12 है। अच्छा, ये जो 7/12 ये 7/12 है मेरे पास में, 7/12 से रिलेटेड और ऐसे 4 डॉक्यूमेंट है जिससे साबित हो जाएगा कि ये ज़मीन रेलवे प्रशासन की नहीं है। क्या ये ज़मीन राज्य शासन की है? ये ज़मीन राज्य शासन की है। और उसके उपरांत हुआ ऐसा कि मैडम का कहना था कि अगर उनकी पटरी बिछी है वहाँ पे, तो एक शब्द उनको पूछने में अपने को हरकत नहीं। अच्छा। तो उसके बाद में पत्र व्यवहार हुआ 2018 में, और पत्र व्यवहार का उनका उत्तर आया उधर से रेलवे प्रशासन का कि ये ज़मीन हमारी है। तो ये ज़मीन हमारी, हम उनको बोलते हैं आपकी ज़मीन है, लेकिन कौन सी है? वो है धंतोली की 309/2, जिसमें स्पष्ट उल्लेख है, उसमें रेलवे खाता करके लिखा हुआ है। उस पर हमारा दावा नहीं है। मगर ये इमामवाड़े के बस्ती के ऊपर में नहीं है। नहीं, इमामवाड़ा ये जाट तोरोड़ी गांव में बैठा हुआ एक बस्ती है, जाट तोरोड़ी नाम का गांव है। धंतोली एक अलग गांव है, 52 गांव मिलके अपना नागपुर शहर का मतलब वसाहत हुई है। तो धंतोली के खसरा 309/2 में, जिसमें स्पष्ट उल्लेख है रेलवे प्रशासन के खाते का, उसमें हमारा कोई दावा नहीं है। लेकिन धंतोली, अब जाट तोरोड़ी में खसरा नंबर 4727/2 जो ज़मीन है वो राज्य शासन की है। इसका पूर्व इतिहास भी आप चाहेंगे तो मैं बताऊंगा आपको। तो ये चीज़ होने के बाद रेलवे प्रशासन को इन्होंने अपना लेटर लिखा, और वो लिखा अपने कलेक्टर के मार्फत लिखा जाना चाहिए था मेरे हिसाब से, लेकिन वो उनके उच्च पदस्थ लोगों ने उसका निर्णय लिया और अपने को NIT के मार्फत वो पत्र लिखा गया। और NIT थर्ड पार्टी होते है, इसलिए रेलवे प्रशासन ने उनको पैसे की डिमांड की, जो कि अवाजबी है। मतलब जीने क्या मतलब, ऐसा समझ लो आप कि मैंने आपको गिलास भर पानी दिया और आप वो गिलास भर पानी पीने के बाद में गिलास आपकी जेब में लेके घूमना चाहते हैं, लेके जाना चाहते हैं। ऐसा रेलवे प्रशासन का रवैया दिख रहा है यहाँ पर। तो मैं थोड़ा सा इसमें डीप में थोड़ा सा आपको थोड़ा सा इसमें ये ज़मीन इस तरह क्यों है और इसमें इस तरह की नोंद क्यों है, ये बताना चाहूँगा। देखिए, रेलवे का एक्ट खुद कहता है, रेलवे का जो पॉलिसी है
साइडिंग की, प्राइवेट साइडिंग की पॉलिसी। रेलवे की साइडिंग दो तरह की होती है कि रेलवे की साइडिंग होती है पर्सनल, और जिसमें अपने गाड़ियाँ जाती है। आपने देखा होगा कि ट्रेन के ट्रैक के बाजू में साइड में दो साइडिंग होती है, उसमें गाड़ियाँ रुकती है और सर्विसिंग होती है उनकी, वो होती है। और शंटिंग होती है, वो होती है रेलवे की खुद अपनी ओनरशिप होती है, उनके खुद की जगह पे होती है। और दूसरी साइडिंग होती है, दूसरा डेफिनेशन है उसका प्राइवेट रेलवे साइडिंग। अब प्राइवेट रेलवे साइडिंग में डेफिनेशन में ये चीज़ें स्पष्ट की गई है कि अगर रेलवे की जगह, अगर प्राइवेट साइडर मतलब साइडिंग डालने वाले व्यक्ति को यूज़ करनी है, तो उसका जो ज़मीन का अधिमूल्य है उसके 6% के हिसाब से उनको रेलवे को पे करना है। ठीक है। उस ज़मीन के अलावा जैसे मैंने अभी बोला आपको 309/2, तो वो उनका जो वाई पॉइंट है वहाँ तक उनकी ज़मीन है। दूसरा विषय ऐसा आता है कि वो अगर लाइन लंबी होती है और उसका जो सर्विस देने का जो पॉइंट होता है अगर लंबा है, तो उस पॉइंट में डालने के लिए वो जो जिसको साइडिंग की आवश्यकता है उसको ज़मीन की व्यवस्था करनी होती है। तो उस नियम के अनुसार मिल्कियत सरकार जहाँ लिखा है, वो कलेक्टर ने उस समय जब ज़मीन दी है इसको, तो उसकी जो ओनरशिप है वो कलेक्टर ने अपने पास में रिजर्व रखी है। अच्छा। हाँ, मतलब ये वहीवाट के लिए दी हुई ज़मीन है, ना रेलवे को दी है ना टाटा को दी है। और उस कारण से, उस नियम के कारण से इस सातबार के ऊपर में रेलवे प्रशासन का नाम नहीं है, ना टाटा का नाम है, इसमें कलेक्टर का नाम है, बिल्कुल जिलाधिकारी का नाम है। तो जिलाधिकारी कहा जाएगा, मिलकर सरकार बोल जिलाधिकारी। हाँ, केंद्र सरकार के, केंद्र सरकार के, हाँ, राज्य सरकार की ज़मीन। तो ऐसा ही एक किस्सा है। और ये ज़मीन रेलवे की नहीं होने के कारण हमारा ये दावा है कि ये ज़मीन राज्य शासन ने हमें, करीब ऐसे कितने लोग होंगे, कितने परिवार होंगे कि जिनको नोटिस रेलवे ने जारी की है? रेलवे क्या है, डरते डरते नोटिस दे रहा है। रेलवे की जो बाउंड्री है, जिसको हम लोग प्राइवेट रेलवे साइडिंग बोलते हैं, जिसको हमने अपना जो मोजनी हुई हम लोगों की, उसके ऊपर हमने मार्क करके भी दिया हुआ है। यहाँ पे हमारी जो झोपड़पट्टी मतलब जो एरिया है हमारा झोपड़पट्टी का बसा हुआ, ये जो जिसको हम रेगुलाइज करने की जो मांग कर रहे हैं, ये 350 घर है यहाँ पर। और 350 घरों में से खाली उन्होंने 100 लोगों को इन्होंने नोटिस बजाई है, और वो भी आधी ज़मीन पे बजाए हैं। आधी ज़मीन को तोड़ा है, उसका उसमें उसके पीछे की उनकी क्या मंशा है वो अभी समझ से बाहर है। वो लोगों को बांटे रखना चाहते हैं या लोग डरते डरते दे रहे हैं। एक देना है तो एक साथ देना चाहिए, उन्होंने, उनको दावा भी करना है। तो 17 या 18 तारीख का रेलवे कोर्ट में पेशी भी किया था, मगर उस पेशी में वो कोर्ट के अधिकारी नहीं रहे। हास्यास्पद चीज़ है कि जिसको आपने नोटिस दे के आपने अपने कार्यालय में बुलाया है, कोर्ट में हाजिर रहने को बोला है, और आप ही उपस्थित नहीं है, ये हास्यास्पद है। मतलब आपके मन में क्या चल रहा है ये समझ से बाहर है। हम लोगों ने तो उस समय तारीख के लिए अपील लगा गया है कि हमने तारीख हमें दीजिए, क्योंकि इतना बड़ा मामला है और ज़मीन से जुड़ा मामला है, तो हमें थोड़ा समय दीजिए। अभी अगला कदम क्या रहेगा आपको, ये जो पूरी झुग्गी को बचाने के लिए क्या आपका अगला कदम रहेगा? क्या राज्य सरकार को और अपन शिकायत करेंगे? तीन मसले हमारे स्पष्ट हैं। पहले तो हम लोग प्रशासन को फेस करेंगे, प्रशासन को समझाने की कोशिश करेंगे, भाई ज़मीन आपकी नहीं है, आप इसके ऊपर में लिखित रूप से हमको एक मेमोरेंडम दीजिए, या आप हमको ये स्पष्ट कर दीजिए कि हमारी ज़मीन नहीं है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो हमें एक तो सिविल कोर्ट में जाना पड़ेगा, या फिर कलेक्टर से हमको विनती करना पड़ेगा। और वहाँ पर भी हमारी बात नहीं बनी तो हमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का रास्ता हमारा खुला हुआ है। ज़मीन है, लोगों का उपजीविका का साधन है, लोगों के परिवारों से आप खेल नहीं सकते। और सबसे अपने ये संस्था जस्टिस का ये कहता है आपको कि आपको न्याय मिले, उसके लिए आपको झगड़ना पड़ेगा। क्या लड़ रहे हैं आप, कौन से संस्था के माध्यम से लड़ रहे हैं? देखिए, हमारी लड़ाई शुरू हुई थी झोपड़पट्टी बचाओ कृति समिति से, यहाँ से लड़ाई शुरू हुई थी। उसके बाद में शासन निर्णय 2002 मतलब 10 जुलाई 2002 में जो नमूद किया गया है सरकार के द्वारा कि आपको अगर ज़मीन पाना है और ज़मीन आपको चाहिए, पात्र झोपड़पट्टी वासियों को, पात्र शब्द को ध्यान देखिए आप, पात्र बोले तो जिन मतलब झोपड़पट्टियों को शासन ने संरक्षित दिया है, शासन ने संरक्षण दिया है कि उनको या तो ज़मीन दी जाएगी या फिर ज़मीन के बदले ज़मीन दी जाएगी, अगर पर्याय व्यवस्था के मतलब उनको ज़मीन की आवश्यकता है तो। इस ज़मीन की शासन को आवश्यकता नहीं थी, हमारे पहले पिटीशन में बोल चुके हैं कि इस ज़मीन की हमको कोई आवश्यकता नहीं है, इस कारण से हमको ये ज़मीन देने के लिए उसको कोर्ट ने ऑर्डर दिया है। तो ऐसी वो जो 10 जुलाई 2002 का जो जीआर है, उस जीआर में जो नमूद है उसके अनुसार हमने हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी की स्थापना की है, और वो संस्था के मार्फत हम लोग वो लड़ाई लड़ रहे हैं। सोसाइटी का नाम सोसाइटी को संस्था बनाया हमने, मित्रलोक गृह निर्माण सहकारी संस्था के नाम से। मित्रलोक गृह निर्माण संस्था। हाँ, इस संस्था में 100% रजिस्ट्रेशन 100% ज़मीन मिलेगी तो हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा ना। हमारा अभी वो क्या बोलते हैं उसको, नाम आरक्षण का जो बोलते हैं ना, जिसको प्रोविजनल बोलते हैं, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन हमारा है।
उसके लिए हमारे को जो एनओसी चाहिए, हमें जो एनओसी चाहिए वो सारी चीज़ें प्रोवाइड की गई है संबंधित डिपार्टमेंट से। एनआईसी, अपना एनआईटी, कलेक्टर ऑफिस, आपका झोपड़पट्टी पुनर्वासन प्राधिकरण, ये सारी जो डिपार्टमेंट है इससे रिलेटेड, महानगर पालिका, ये सारे लोगों ने हमको एनओसी, मतलब हमको प्रोविजनल इसके लिए हमको एनओसी दे के रखी हुई है। अभी लैंड जैसी ट्रांसफर हो जाएगी, हमारी सोसाइटी रजिस्टर हो जाएगी, हम उसको नियमित करेंगे, शासन के नियमों का पालन करेंगे। ये हमारी स्पष्ट भूमिका है। तो ये थे हमारे साथ में दिगंबर जी बागड़े, जिन्होंने झुग्गी जो इमामवाड़ा जो एरिया है, क्षेत्र है, इसकी लड़ाई निरंतर वो लड़ रहे हैं। पहली लड़ाई उन्होंने सक्सेस की है और ये दूसरी लड़ाई रेलवे प्रशासन के साथ में है। अभी भी उनका कहना है कि ये जगह जो है राज्य शासन की है, रेलवे की नहीं है। उसके बावजूद भी रेलवे ने हमें ये नोटिस इशू की है, फिर भी हम कोर्ट के माध्यम से ये लड़ाई लड़ेंगे और आखिरी तक लड़ाई लड़के यहाँ के जो निवासी है, जिन्होंने जो आज़ादी के लड़ाई में भी यहाँ के लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने हिस्सा लिया था। करीब 40-50 साल से यहाँ पे लोग रह रहे हैं। मॉडल मिल के यहाँ पर कामगार रह चुके हैं, मॉडल मिल के भी इसमें यहाँ के लोगों का योगदान रहे। इतने लोगों को कैसा बेघर करेंगे, ये लड़ाई हम आखिरी तक लड़ते रहेंगे, ऐसा ही कहना दिगंबर जी बागड़े का है। तो आप देखते रहिए WH न्यूज़ IBM TV 9। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें, हाँ बेल आइकन अवश्य दबाएं। धन्यवाद।